हेलो बच्चों, फिर से एक बार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेके। जैसा कि हमारा पिछले लेक्चर में प्रश्न रसायन का कोलाइड्स चल रहा था, कोलाइड्स पे हम पूरी बात कर चुके हैं और जो हमारा चल रहा था उसका वर्गीकरण पे हम बात कर रहे थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है वर्गीकरण का दूसरा पार्ट। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, आज मैं वर्गीकरण पे पूरा बात करने वाला हूँ कोलाइड्स के। तो आप ध्यान से मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जिससे आप वर्गीकरण पूरा समझ पाएंगे ढंग से। तो आइए वर्गीकरण का जो पार्ट बचा है उस पर हम बात करते हैं, जो है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर। जैसे मैंने बताया था आपका द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड्स के बारे में, तो उसी के बाद में डिटेल्स में कई बार एग्जाम में ये आपका 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है, इसलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी हो गया था डिटेल्स में। इसलिए आज मैं इसको डिटेल्स में इसके दोनों के बारे में बताने आया हूँ। पहले देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड्स या द्रव रागी कोलाइड्स इन्हें हम कहते हैं, जिसे बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। और दूसरा आपका द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड्स। तो इसमें दोनों में देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर इसको अलग अलग पूछा जाता तब भी आप बता सकते हैं, अगर डिफरेंस में पूछा जाता तब भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे। तो देखते हैं कि हम कह रहे हैं कि इनके मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर अगर हम देखते हैं कोलाइड्स के, तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी या विरागी कोलाइड्स होते हैं। तो देखते हैं हम लायोफिलिक, जो लायोफिलिक कोलाइड्स हम इसे कह रहे हैं। लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट और फिलिंग मीन्स होता है लविंग। फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स जो वाटर जल को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, उन्हें हम कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइड्स। जिन विलयनों में वितरित प्रावस्था व वितरण माध्यम के कणों के मध्य तीव्र आकर्षण हो, मीन्स दोनों के बीच में क्या हो, माध्यम और प्रक्षेपण के बीच क्या हो, अट्रैक्शन हो। मीन्स हम एक कह लें यहाँ पे जल का, क्योंकि जो माध्यम होता है यहाँ पे जल मोस्टली होता है, तो जल क्या होता है इस वितरित प्रावस्था से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जैसे बोले लायो मीन्स सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और फिलिक मीन्स लविंग, तो उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। एक बार फिर देखिए, जिन विलयनों में वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के कणों के मध्य तीव्र आकर्षण हो उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड्स कहा जाता है। जबकि हम कह रहे हैं द्रव विरोधी लायोफोबिक कोलाइड्स क्या है, जब वितरित प्रावस्था व वितरण माध्यम के मध्य आकर्षण ना हो, मीन्स जब इनमें आकर्षण कुछ होता नहीं है दोनों प्रावस्था और वितरण माध्यम के बीच में, उस केस में हम उसे कहते हैं द्रव विरागी। मीन्स जल का अट्रैक्शन इससे होगा नहीं, वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम को सीधा मिलाने पर इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें बनाने के लिए विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, द्रव विरोधी की बात हम कर रहे हैं, जिसमें सीधे सीधे हमें पता चलता है फोबिक मीन्स हेटिंग, जिससे क्या होता है दूर जाते हैं। मीन्स यहाँ पे जो दो प्रावस्था है उनके बीच क्या है, हम कह लें 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल हम उनसे पसंद ही नहीं करते, एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं 36 का आंकड़ा। हम दूसरे जो हमें पसंद नहीं है उनसे हम क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है हम उससे क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। सीधे सीधे इसकी बात हम कर लें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, इन्हें वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम को सीधे ही मिलाकर बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो उनको मिला के हम सीधे सीधे क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कोलाइड्स बना सकते हैं। ये सभी स्थायी होते हैं। जो द्रव स्नेही कोलाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। हम ये कह लें ये क्या होते हैं, सेल्फ स्टेबलाइज होते हैं। सेल्फ स्टेबलाइज भी हम कह सकते हैं। इनका शीघ्रता से स्कंदन कोगुलेशन नहीं होता, जबकि जब तक कि कोई विद्युत अपटय या इनको गर्म नहीं किया जाए। मीन्स ये स्थायी है, अपने आप में क्या है, सेल्फ स्टेबलाइज है। इनमें इनको स्टेबलाइज करने के लिए बाहर से कोई स्थायी कारक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टेबलाइजर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और इनका शीघ्रता से कोगुलेशन नहीं होता। मीन्स स्कंदन शीघ्रता से इनमें नहीं होता। और या इसको हम क्या करते हैं, तब स्कंदन हुआ तो हम इसमें विद्युत अपटय मिलाएं, या इसको हम क्या कर लें, गर्म करें, तब इसका स्कंदन हो सकता है। अदरवाइज शीघ्रता से इसका कोई कोगुलेशन नहीं होता। जबकि द्रव विरोधी में क्या होता है, शीघ्रता से स्कंदन होता है, और ये क्या होते हैं, अनस्टेबलाइज होते हैं, अस्थायी होते हैं।
ये क्या होते हैं आपके अस्थायी होते हैं। कौन? द्रव विरागी कोलाइड्स। ये सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होते, अनस्टेबलाइज होते हैं। तो इनको स्टेबलाइज करके अगर हमें रखना है द्रव विरोधी कोलाइड्स को या द्रव विरागी कोलाइड्स को, तो हमें उसमें प्रिजर्वेटिव या हम कहते हैं स्टेबलाइजर, जिससे क्या रह सके कोलाइड्स क्या रह सकें, स्थायी अपनी कणों के आकार में रह सकें, तो उसमें मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि द्रव स्नेह में हमें कोई मिलाने की जरूरत नहीं है। ये शीघ्रता से स्कंदन कोगुलेट हो जाते हैं बिना कोई विद्युत मिलाए या बिना इनको गर्म करे। ये सीधे क्या होते हैं? कोगुलेट हो जाते हैं। इसलिए क्या है? अस्थायी है, मीन्स कोगुलेट हो गए तो फिर ये कोलाइडी विलयन नहीं रहे। ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले से बात कर लें, ये क्या होते हैं आपके? उत्क्रमणीय होते हैं। ये उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। स्कंदित होने के बाद या वाष्पन के बाद फिर से वितरित माध्यम, जैसे वितरित माध्यम क्या आपका जल में डालने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे स्कंदित हो गया, हमने विद्युत अपटेट डाला और या गर्म करके हमने इसको स्कंदित कर दिया, कोगुलेट कर दिया, और फिर उसको हमने गर्म इतना किया, वाष्पित होके आपका जो प्रवस्था माध्यम वो था, वितरित प्रवस्था थी, वो फिर से अगर हमें मिल जाती है तो उसको फिर से हम जल में डाल के फिर से इसको कोलाइड्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए क्या है? उत्क्रमणीय अवक्रिया है। जबकि यहाँ ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। कौन? द्रव विरोधी कोलाइड्स या द्रव विरागी कोलाइड्स, अर्थात स्कंदित होने के बाद फिर से नहीं बनाए जा सकते। अगर जहाँ से एक बार स्कंदित हो गए फिर से इनको रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, फिर से इनको रिवर्स नहीं कर सकते। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेंडल प्रभाव कम स्पष्ट होता है। टेंडल प्रभाव, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, टेंडल प्रभाव एग्जाम में नॉर्मली 1 मार्क्स में पूछा जाता है। टेंडल प्रभाव मैंने बताता स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सीधे सीधे हम बात करते हैं, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पे अगर लाइट डाली जाए तो लाइट की स्कैटरिंग से उस रीजन में हमें कोलाइड्स के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो अगर हम द्रव स्नेही कोलाइड्स जो होते हैं इनकी बात हम करें तो यहाँ पे टेंडल प्रभाव जो हमें बहुत कम दिखाई देता है। अगर हम लाइट डालते हैं ऐसे कोलाइड्स में तो हमें कण उतने साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। जबकि हम देखते हैं जो द्रव विरोधी कोलाइड्स हैं इनमें टेंडल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे हम कह रहे हैं गोल्ड सॉल, गोल्ड आपका है, गोल्ड सॉल मीन्स गोल्ड का कोलाइड्स हम बना लें। आर्सेनिक सल्फाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इनके जो कोलाइड्स होते हैं इनमें टेंडल प्रभाव में स्पष्ट दिखाई देगा, जो कि क्या है? द्रव विरोधी या लाइफोफोबिक कोलाइड्स हैं या द्रव विरागी कोलाइड्स हैं। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो एग में पाया जाता है, इनमें आपका टेंडल प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट नहीं प्रभाव दिखाई देगा। और ये क्या है? आपके द्रव स्नेही कोलाइड्स के क्या है? उदाहरण है। तो बच्चों ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो अन्योन क्रिया प्रकृति के आधार पर हमने बरीकरण की बात करती। पिछले वीडियो में मैंने जनरल्स बताया था कि द्रव स्नेही क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड्स क्या होते हैं। अब इन दोनों के बारे में मैंने जनरल डिस्कस कर दी है। अब इसको आप बहुत अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करके बोर्ड एग्जाम के लिए अब अच्छी तरह आप इसको आप बता पाएंगे, जो 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद मैं अगले पॉइंट पर बात करता हूँ। अब देखते हैं अगला वर्गीकरण, प्रक्षिप्त परावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर, मीन्स कणों के प्रकार के आधार पर अगर वर्गीकरण देखते हैं जो परावस्था के, तो ये प्रकार आपको मिलते हैं। पहला है बहुआण्विक, मल्टी मॉलिकुलर। मल्टी मॉलिकुलर मीन्स ये कोलाइड्स पदार्थ के परमाणु या छोटे छोटे अणुओं के झुंड या समूह के रूप में होते हैं। मीन्स जो छोटे छोटे कण मिल के बड़े कण बनाते हैं। मीन्स बड़े कण मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज, जो हमें पता है जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज है वो है आपका 1 नैनोमीटर से कितना आपका 1000 नैनोमीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है। हम जो बात कर रहे हैं केवल जो पार्टिकल साइज, जो कणों का आकार की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। तो इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है। तो अणुओं के झुंड या समूह के रूप में होते हैं। इन समूह में परमाणु या अणु परस्पर वैंडरवाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। मीन्स कोई ऐसा आयनिक इंटरेक्शन नहीं होता है, मीन्स केवल सरफेस इंटरेक्शन इसमें होता है। वैंडरवाल इंटरेक्शन का मतलब सरफेस इंटरेक्शन जिन अणुओं के बीच में होता है उसे कहेंगे हम वैंडरवाल बल।
या वंडरवॉल बलों द्वारा बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड सोल, जैसे गोल्ड का सोल आप बनाते हैं, सोल मीन्स कोलाइड्स। तो गोल्ड का सोल जब बनाया जाता है, जो छोटे छोटे कण जो होते हैं वो केवल वैंडरवॉल फोर्स से ही अट्रैक्ट होते हैं, और जिनका पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो गोल्ड के कणों का समूह, जो गोल्ड के कणों का समूह होता है वो किसको अचीव कर लेता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इनका जो कणों का साइज होता है, मतलब वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि जिन कणों का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू बिलियन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रू बिलियंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बहुआण्विक मल्टीमोलिकुलर, जो छोटे छोटे कण झुंड में समूह आके कोलाइडल पार्टिकल का क्या करते हैं, आकार क्या करते हैं या साइज क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो ये उस तरह का वर्गीकरण है। जैसे हम एक क्लास है, क्लास में अगर हमें क्लास को ही वर्गीकरण करना है तो हम उसमें एज वाइज वर्गीकरण कर सकते हैं, मेल फीमेल कितने हैं, एज वाइज कितने हैं, कौन कौन से गांव से बिलोंग करते हैं या कौन कौन से शहर से बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप से हम उसको वर्गीकरण डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। उसी तरह से हम कोलाइड का वर्गीकरण भी कर रहे हैं, उनके विभिन्न आकार के आधार पर, प्रकृति के आधार पर या कणों के साइज के आधार पर। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि 1 नैनोमीटर से कम तो ये कोलाइडल कण, लेकिन यही जो बहुआण्विक है, जो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स हैं, ये छोटे छोटे समूह बना के इस साइज को मीन्स 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर को अचीव करते हैं, तब क्या बनाते हैं, कोलाइड्स। जैसे कि गोल्ड का कोलाइड्स हम बात करेंगे तो गोल्ड कोलाइड्स जो होता है, गोल्ड सोल जो होता है, गोल्ड के कणों का समूह होता है। सल्फर सोल में 1000 से इससे भी अधिक एसिड मीन्स जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स अणु के समूह के रूप में कोलाइडिक कण बनाते हैं या कोलाइडिक कण के रूप में होते हैं। तो ये हो गया आपके बहुआण्विक मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स मीन्स जब छोटे छोटे झुंड में या समूह में कण क्या आते हैं, होते हैं और कोलाइडल या सॉल या कोलाइडी सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बृहद आणविक कोलाइड्स। बृहद वर्ड से समझ रहे हैं जो बड़े, मैक्रोमोलिकुलर्स। ये था मल्टीमोलिकुलर, ये है मैक्रोमोलिकुलर मीन्स जो बड़े अणु जो होते हैं। इन बिलियन में कोलाइडिक कणों के रूप में बड़े बड़े बृहद अणु होते हैं। बड़ा अणु होने के कारण, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सही लिख लें, बड़ा अणु होने के कारण, बड़ा अणु होने के कारण, बड़ा अणु होने के कारण यहाँ पर देखिए छोटे अणु, जब जो अणु होते हैं, अनेक अणु, यहाँ पर हम देख लें इसको, बहुत बड़े अणु होने के कारण, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, बड़े अणु होने के कारण ये अणु, जो बड़े अणु हैं, यही अणु क्या करते हैं, कोलाइडी अणु को का आकार क्या करते हैं, अचीव करते हैं। मीन्स बड़े हैं तो कैसे विस्तृत होंगे, देखिए इन विलयन में कोलाइडी अणु के रूप में बड़े बड़े बृहद अणु छोटे होते हैं। बड़ा अणु होने के कारण ये अणु ही कोलाइडी कणों का परिमाण 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के हो जाते हैं। ये अधिक स्थायी होते हैं। मीन्स बड़े अणु जो हम कहेंगे निलंबन पार्टिकल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो बड़े अणु छोटे अणु में टूट के मीन्स किस आकार में आते हैं, कोलाइडी कण जो आकार है आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स, इस आकार में हो जाते हैं। और इसलिए हम ये कहते हैं ये क्या होते हैं, आपके स्थायी होते हैं। और इनको हम कह सकते हैं पॉलीमर। बहुलक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुलक मीन्स जिसमें बहुत सारी छोटे छोटे यूनिट्स आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं, लंबी चेन बनाती हैं। तो प्रोटीन भी एक बहुलक है जिसमें अमीनो एसिड्स होती हैं, बहुत सारी जुड़ी होती हैं। और रबड़ है आपका, आइसोप्रीन यूनिट इसकी होती है। सेल्यूलोज है, स्टार्च है, नाइलोन है। तो इसमें जब जिस अणु में बहुत सारे अणु आपस में चिपके होते हैं, बहुत बड़े बृहद अणु होते हैं, तो ये इतने छोटे अणु में टूट जाते हैं जो जिनका आकार क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, तब ये कोलाइड्स बनाते हैं। तो ऐसे कोलाइड्स क्या कहलाएंगे, बृहद आणविक कोलाइड्स। तो ये छोटे कण समूह में बन के इस आकार में आते हैं, और इसमें बड़े कण टूट के हम कह लें इस आकार में आते हैं। किस आकार में, इस आकार में, इसके बीच के आकार में, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स।
अब अगला तीसरा बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है इसमें कणों के आधार पर, संगुणित कोलाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएट कोलाइड्स। ये वे कोलाइड्स होते हैं जो कम सांद्रण पर साधारण प्रबल विद्युतोत्तेजक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगर इनकी सांद्रता कम होती है, जैसे हम कह लें हम चीनी घोलते हैं, 10 ग्राम चीनी हम घोलते हैं 1 गिलास पानी में, तो चीनी की सांद्रता 10 ग्राम, अगर उसमें हम 50 ग्राम करते हैं 20 ग्राम, तो सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो अगर सांद्रता कम होती है, विद्युत गवटे की बात हम करते हैं, इससे पहले हमने विद्युत गवटे पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। विद्युत गवटे वो होते हैं जो विलयन में अपने आयंस में टूट जाते हैं, कैटायन और एनायंस में, धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, वो आपके विद्युत गवटे कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि विद्युत गवटे की जब कोलाइड्स, ये वे कोलाइड होते हैं जो संगुणित कोलाइड्स जो कम सांद्रण पर, अगर सांद्रता उनकी कम है तो एक प्रबल विद्युत गवटे की व्यवहार करते हैं, मीन्स उस टाइम कोलाइड्स की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, परंतु उच्च सांद्रण पर ये संगुणित हो जाते हैं, मीन्स एसोसिएट हो जाते हैं और कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन सांद्रता जैसे बढ़ती है तो ये किस रूप में आ जाते हैं, कोलाइड्स के रूप में आ जाते हैं, मीन्स एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट होके जो पार्टिकल साइज है वो आ जाता है आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स। इसका हमने विशेष ध्यान रखना है और हम केवल इस पार्टिकल साइज की बात ही इस चैप्टर में कर रहे हैं। कोलाइड्स की बात हम कर रहे हैं तो केवल हम इस साइज की बात कर रहे हैं। तो और कोलाइड्स विलयन की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे कोलाइडों को संगुणित कोलाइड्स या एसोसिएट कोलाइड्स कहते हैं। और समूहन मीन्स एग्रीगेशन से बने कण को मिसेल कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मिसेल क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। मीन्स जो एसोसिएट कोलाइड्स जो संगुणित होके कोलाइड्स बनाते हैं, मीन्स एग्रीगेट होके और समूहन से बने कण को मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसेल। और मिसेल वर्ड जब हम पढ़ते हैं तो इस मिसेल हमने क्लास 10th में ही पढ़ा है। मिसेल साबुन में जब हमने साबुन का क्रियाविधि पढ़ी थी कक्षा 10 में, तो आपने जरूर पढ़ा होगा मिसेल। तो मिसेल क्या होता है, इसमें मैं आगे भी और डिस्कस करने वाला हूँ। तो उदाहरण के लिए साबुन है, साबुन के एस्टेरेट है, सोडियम के एस्टेरेट C17H35 CONA। तो मिसेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता से ऊपर होता है। जो मिसेल का निर्माण होता है एक निश्चित सांद्रता से ऊपर होता है। तो जैसे थोड़ा सा हम कपड़े धोते हैं तो साबुन घिसते हैं पानी के साथ, तो क्या होता है, आपकी झाग बननी स्टार्ट होती है। क्या होती है, या सर्फ पानी में घोलते हैं तो आपके बबल्स बनते हैं, मीन्स मिसेल्स फॉर्मेशन का निर्माण होता है। तो सांद्रता बढ़ती है, कम पानी में आपका, कम साबुन में, कम पानी में, या पानी में थोड़ा सा हम डालो उसमें झाग, या थोड़ा सा सर्फ डालो उसमें झाग नहीं बनती। तो सांद्रता जैसे हम बढ़ाते हैं तो आपके मिसेल फॉर्मेशन हो जाता है। तो मिसेल फॉर्मेशन हो जाता है, मिसेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता से ऊपर होता है। सांद्रता ज़्यादा चाहिए, इसे क्रांतिक मिसलेजेशन सांद्रता कहते हैं। और हमें मिसेल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जैसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, मिसेल का निर्माण निश्चित सांद्रता से अधिक, जैसे बोलते हैं क्या, क्रांतिक मिसलेजेशन सांद्रता। और मिसेल का निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिन्हें कहते हैं क्राफ्ट ताप। क्या बोलते हैं, क्राफ्ट ताप। इसे हमें ध्यान रखना है। तो अगर चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लें, इसके बाद मैं मिसेल्स आपको बताता हूँ, मिसेल्स फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम देखते हैं, अब इसमें मिसेल का जो निर्माण होता है उसकी क्रियाविधि को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 10th क्लास में हमने पढ़ा भी है पहले, फिर भी एक बार हम इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि, साबुन अथवा अपमार्जक में एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिरे पर एक आयनिक लवण समूह होता है, जो जैसे कि अगर हम सोप की बात करें तो सपोज ये सोप का एक पार्टिकल्स है, तो इसका एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। तो जो इसका हेड पार्ट होता है वो क्या होता है, आयनिक होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, मीन्स जल विरोधी होता है। और जो इसका हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट क्या होता है, वाटर से क्या होता है, जल से क्या होता है, स्नेह करता है, मीन्स वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है। तो दो पार्ट साबुन के होते हैं या मार्जक के होते हैं। सोडियम स्टेरेट हम कह सकते हैं, सोडियम स्टेरेट
C17H35 COONA, ये सोडियम स्टीरेट है जिसको हम साबुन कहते हैं। ऐसे ही अमार्जक जो डिटर्जेंट है आपके, वो हो सकता है आपका सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, C12H25SO3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, Ni1 पॉजिटिव, जिसमें हमें ध्यान रखना है, जिसमें हेड व टेल होता है। हेड क्या होता है, मैंने बताया था, हेड आपका आयनिक पार्ट होता है और टेल क्या होता है आपका अनायनिक पार्ट होता है। आयनिक सिरा जो जल में घुलनशील होता है, आयनिक सिरा कौन सा हुआ, हेड, यह आयनिक होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो अनायनिक होता है, मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन पार्ट वो होता है। तो आयनिक सिरा जल में घुलनशील होता है और शेष संतृप्त हाइड्रोकार्बन भाग, जैसे हम टेल कहेंगे, वो ग्रीस या चिकनाई में घुलनशील होता है, ग्रीस या चिकनाई में घुलनशील होता है। ग्रीस में जल विरोधी सिरा मिल जाता है। ग्रीस में क्या होता है, जल विरोधी सिरा कौन है, जो टेल पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, लेकिन उसके दूसरे सिरे क्या होता है, पायसीकरण हो जाता है, दूसरे सिरे क्या होता है, पायसीकरण हो जाता है, और इस प्रकार सतह से चिकनाई जल में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो जैसे हम कह रहे हैं कपड़े धोते हैं साबुन से, तो कपड़े पे क्या होता है, जो गंदगी होती है वो चिकनाई के रूप में चिपक जाती है या ग्रीस के रूप में चिपक जाती है। तो वहाँ पे जब मिसल फॉर्मेशन होता है, जब पानी के संपर्क में और साबुन दोनों के संपर्क में आता है, तो पानी के संपर्क में कौन सा जो साबुन का हेड पार्ट है, जो आयनिक पार्ट है, वो पानी के संपर्क में आता है, पानी में घुलनशील होता है, और जो उसका टेल पार्ट है वो ग्रीस, जो उसकी गंदगी है उसमें सॉल्युबल होता है, मीन्स चिकनाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ग्रीस या चिकनाई जो हाइड्रोकार्बन से घुलता है, तो ग्रीस में जल विरोधी सिरा मिल जाता है, ग्रीस में जो गंदगी है, लेकिन उसके दूसरे सिरे का पायसीकरण हो जाता है। इस प्रकार सतह से चिकनाई जल में मिल जाती है और सतह गंदगी से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, मीन्स कपड़े साफ हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है, ये पार्ट क्या है आपका, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये है आपका, ये है इसकी टेल, ये क्या है, टेल पार्ट है, और ये सोप का क्या है, हेड पार्ट है, जो क्या है, वाटर सॉल्युबल पार्ट है, आयनिक पार्ट है। और ये जो नॉन आयनिक पार्ट है, ये केवल ग्रीस में घुलनशील होता है, चिकनाई में घुलनशील होता है, और ये पानी में घुलनशील होता है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करी है, इसको आप देखिए। सपोज ये कपड़े की सतह है और यहाँ पे गंदगी है, सतह पे गंदगी है, और हम पानी के संपर्क में साबुन पर झाग बनाया, तो जो आयनिक पार्ट है वो जल में जाएगा, जो सोडियम आयन, और जो इसकी टेल पार्ट है वो किस पर चिपकने लग जाएगी, गंदगी पर चिपकेगी सोप की। तो धीरे धीरे यहाँ पे मैंने दिखाया है, चिपकता हुआ दिखाया है, इस टाइप से बनेगा। और अब क्या होगा, जब पायसीकरण होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो मिसल फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या हो गया, आपका पूरा जो गंदगी थी उस पर एक मिसल फॉर्मेशन कर लिया। मिसल फॉर्मेशन से आपकी सतह क्या होगी, अलग होगी, पायसीकरण हुआ और मिसल अलग हो गया, पानी के साथ आपकी गंदगी बह गई, और आपको कपड़ा क्या हो गया, आपका गंदगी से मुक्त हो गया। तो ये थी साबुन की क्रियाविधि, साबुन हमारे कपड़े में जब पानी के संपर्क में आता है कैसे काम करता है, और कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसकी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे नए देखने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आने वाले दिनों में मेरे सारे वीडियो आपको अवेलेबल होने वाले हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और कुछ ट्रिक्स जो केमिस्ट्री के होते हैं उनके साथ मैं ज़रूर आऊँगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।